हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बियॉन्ड द बॉन्ड्स में। और हम पढ़ रहे थे एटॉमिक मास के बारे में। पिछले लेक्चर में हमने एटॉमिक मास को काफ़ी डिटेल में कवर किया था। आज हम उसको शॉर्ट में पढ़ेंगे ताकि आपको पिछले लेक्चर की ज़रूरत ना लगे। बट अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो आप पीछे वाला लेक्चर देख सकते हो, अदरवाइज़ आप उसको स्किप कर सकते हो। अगर आप सिंपली समझना चाहते हो कि एटॉमिक मास क्या है, तो आज का लेक्चर इनफ होगा, तो पीछे वाले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और उसके बाद हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर मास के बारे में और वेपर डेंसिटी क्या होती है, मोलर वॉल्यूम क्या होता है। तो ये आज ये सब हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जब भी हम किसी भी एटम के मास की बात करते हैं, तो मास जो है वो अलग-अलग स्केल पे अलग-अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। स्केल का मतलब है यूनिट, यूनिट स्केल। तो जैसे फर्स्ट है रिलेटिव एटॉमिक मास, एवरेज रिलेटिव एटॉमिक मास, एब्सोल्यूट एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास। अगर मैं इसमें बात करता हूं तो इसका यूनिट होता है ग्राम। तो हम सबसे पहले एब्सोल्यूट मास को ही समझ लेते हैं। तो ये क्या है? इट इज द एक्चुअल मास ऑफ ए सिंगल एटम ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट के एक सिंगल एटम का जो एक्चुअल मास होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट एटॉमिक मास बोलते हैं। एब्सोल्यूट एटॉमिक मास जो है उसका हमें बहुत लेट पता चला है, कुछ ही 10 पहले पता चला है। उससे पहले हमें एब्सोल्यूट एटॉमिक मास का नहीं पता था। तो इस एटॉमिक मास को निकालने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जिसको बोलते हो आप मास स्पेक्ट्रोमीटर। तो मास स्पेक्ट्रोमीटर की डिस्कवरी से पहले हम एब्सोल्यूट मास नहीं निकाल सकते थे, बट वी आर फॉर्चुनेट इनफ कि आज हम किसी भी एटम का एब्सोल्यूट मास निकाल सकते हैं। तो जब हमें एब्सोल्यूट मास का नहीं पता था, तब हम क्या करते थे? तब हम निकालते थे रिलेटिव एटॉमिक मास या एवरेज रिलेटिव एटॉमिक मास। अब ये क्या होते हैं? जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब है कि आप किसी के साथ तुलना करते हो। तो यहाँ पे क्या है कि रिलेटिव एटॉमिक मास जो है उसमें आप किसी एक सिंगल एटम का मास निकालते हो। किसके रिस्पेक्ट में? किसी दूसरे एटम के रिस्पेक्ट में, जो आपने स्टैंडर्ड की तरह चूज किया है। तो देखिए, जब भी आपको किसी चीज का मास निकालना होता है तो हम क्या करते हैं? एक तरफ हम नॉन वेट रखते हैं जिसको आप क्या बोलते हो? स्टैंडर्ड बोलते हो। तो हमें इसकी वैल्यू पता होती है। और जिस चीज को वेट करना होता है, जो अननोन होती है, उसको हम दूसरी तरफ रख देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? कार्बन को स्टैंडर्ड मानते हैं। तो एक तरफ हम क्या करेंगे? कार्बन रख देंगे। तो लेट्स से यहाँ पे कार्बन का आइसोटोप 12 रख दिया और दूसरी तरफ हमने दूसरे एटम्स रख दिए जिनको आपने वेट करना है। तो इस तरीके से हम कार्बन को स्टैंडर्ड मान के क्या करते हैं? किसी भी एटम का वेट निकालते हैं। तो एक्चुअल में रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है? इट इज द एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास या एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द नंबर ऑफ टाइम्स an atom of that element is heavier than 1 by 12th the mass of an atom of carbon 12 isotope। कहने का मतलब क्या है कि कार्बन 12 को अगर हम 12 से डिवाइड कर दें, कार्बन 12 के एक एटम के मास को अगर 12 से डिवाइड कर दें, तो जो नंबर आएगा उस नंबर से कोई एटम जितना ज्यादा भारी होगा वही उसका एटॉमिक मास होगा। तो देखिए, अगर हमें रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना है तो रिलेटिव एटॉमिक मास किसके बराबर होगा? मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के एक एटम का मास डिवाइडेड बाय 1 बाय 12th मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। हमने यहाँ पे कार्बन 12 आइसोटोप को स्टैंडर्ड माना है। ठीक है जी। और ये इसको स्टैंडर्ड इसलिए माना है क्योंकि हमें इसका मास पता है कि इसका मास जो है वो फिक्स है और वो कितना है? 12 ग्राम है। तो जब हम इस नंबर को लेते हैं और किसी एटम के मास से डिवाइड कर देते हैं, तो वो हमें दे देता है किसी भी एटम का रिलेटिव एटॉमिक मास। अब हमें पता है कि कार्बन जो है उसका मास 12 होता है, इसलिए हम उसको क्या किससे डिवाइड कर देते हैं? 12 से। तो जब आप 12 को 12 से डिवाइड करते हो तो अपने पास एक यूनिट मास आ जाता है। तो यहाँ पे हम वही स्टैंडर्ड लेके चलते हैं, यानी कि इट इज इक्वल टू 1 बाय 12th द मास ऑफ कार्बन
12। तो ये आपका 1 यूनिट है। तो इसके रिस्पेक्ट में अब आप किसी भी दूसरे एटम का वेट निकालते हो। अब अगर आप ध्यान से देखो, तो जब भी आप रिलेटिव एटॉमिक मास निकालते हो, तो ऊपर क्या संख्या है? मास है, तो ये किसमें होगा? ग्राम में। और नीचे क्या है? नीचे भी क्या है? मास है कार्बन का, तो वो भी किसमें होगा? ग्राम में। ग्राम से ग्राम चला जाएगा। तो कहने का मतलब जो AR है, यानी कि आपका रिलेटिव एटॉमिक मास है, दैट इज़ ए यूनिट लेस क्वांटिटी। ये एक यूनिट लेस क्वांटिटी है। और कोई भी यूनिट लेस क्वांटिटी जो होती है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। फॉर एग्जांपल, अगर आप शॉप पे जाते हो और शॉप वाले को बोलते हो कि मुझे 5 चीनी दे दो, तो 5 चीनी का मतलब क्या है? तो वो आपसे पूछेगा कि क्या मतलब है? तो आपको कुछ कहना पड़ेगा ना कि 5 ग्राम, 5 केजी, है ना? ऐसा कुछ बोलना पड़ेगा। यानी कि जो आपने एक नंबर बोला है, उसके पीछे एक यूनिट लगाना ज़रूरी है, तभी आपको पता चलेगा कि आप किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो, यानी कि किस फिज़िकल क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे हो। अगर आप किसी मास के बारे में बात करोगे, तो मास को बताने के लिए आपको उसके पीछे ग्राम, किलोग्राम या कोई ऐसा यूनिट लगाना पड़ेगा। तो इसीलिए इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए उस टाइम पे एक यूनिट यूज की जाती थी, जो क्या थी? एटॉमिक मास यूनिट थी। अब इस एटॉमिक मास यूनिट को बाद में, यानी कि 1961 के बाद, इसको बोल दिया गया यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट। बात दोनों एक ही है, जस्ट क्या हो गया है? नेम चेंज कर दिया है, क्योंकि 1961 में कार्बन 12 को स्टैंडर्ड के तौर पे एक्सेप्ट कर लिया गया था वर्ल्ड वाइड, इसीलिए वहां पे इसका नाम भी चेंज कर दिया गया और मास को बोला गया यूनिफाइड मास। तो मास को यूनिफाइड मास बोला गया और जो यूनिट यूज कर रहे थे उसको बोला गया यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट। और ये क्या होती है? दिस इज इक्वल टू 1/12 मास ऑफ द कार्बन आइसोटोप, यानी कि 1 AMU, या फिर हम बोले 1 यूनिट इज इक्वल टू 1/12 मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। ठीक है जी, तो ये AMU की डेफिनेशन है। अब हमें AMU की वैल्यू पता नहीं थी, जस्ट मास को रिप्रेजेंट करने के लिए हम उसको यूज करते थे। बाद में जब हमारे पास स्पेक्ट्रोमीटर आया, मास स्पेक्ट्रोमीटर आया, तो हम मास निकालना हमें पता चल गया, मास निकालना सीख गए, एग्जैक्ट मास का पता चल गया, तब हमें यू की वैल्यू भी पता चल गई। तो अगर आपको यू की वैल्यू पता करनी है तो किसके बराबर होती है? देखिए 1 U किसके बराबर होगा? मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। एक कार्बन का मास होता है 1.99 टू 6469 10⁻23 ग्राम, ये इसके बराबर होता है। डिवाइडेड बाय आप क्या कर दोगे? 12 कर दोगे। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ये 1 पॉइंट सॉरी 0.16605 10⁻23। अब हमें इसको क्या करना है? सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना है। तो यानी कि आपके पास 1 AMU या 1 U जो है वो आपके पास आ गया 1.66054 10⁻24 ग्राम। तो देखिए यहाँ से आपके पास एक रिलेशन बन गई, किसके बीच में? एटॉमिक मास यूनिट के बीच में और ग्राम के बीच में। यानी कि अगर आपको यू को यूज करना है तो आप इस वैल्यू को यूज करोगे। तो यहाँ से अब तक हम ये पढ़ रहे थे कि एटॉमिक मास जो है वो क्या है? रिलेटिव एटॉमिक मास है। तो हम इसको सिंपली एटॉमिक मास भी बोल देते हैं और उसको किस में रिप्रेजेंट करते हैं? यू में रिप्रेजेंट करते हैं। तो यानी कि एटॉमिक मास क्या है? इट इज ए मास ऑफ सिंगल एटम एक्सप्रेस्ड इन मास यूनिट। जो भी यू यूनिट है उसमें अगर रिप्रेजेंट कर देते हैं तो उसको आप बोलते हो एटॉमिक मास, सिंपल लैंग्वेज में। अदरवाइज एक्चुअली में ये क्या है? इट इज रिलेटिव एटॉमिक मास ही है। बस आपने क्या किया है? रिलेटिव एटॉमिक मास की जो वैल्यू थी उसके साथ क्या लगा दिया? एक यूनिट लगा दिया। अब इस यूनिट को लगाने का फायदा क्या हुआ? अब जब आपने इसके साथ यूनिट लगा दिया तो ये एक एग्जैक्ट एक एटम की का मास बन गया। किस यूनिट में? AMU के स्केल पे। तो आपको बात समझ में आ रही है? जब भी हम एटॉमिक मास की बात करते हैं तो एक सिंगल एटम का मास होता है AMU यूनिट स्केल के ऊपर, और जब भी हम रिलेटिव एटॉमिक मास की बात करते हैं तो वो कंपैरेटिव मास होता है। तो बोथ आर डिफरेंट, और रिलेटिव एटॉमिक मास की कोई यूनिट नहीं होती।
हाँ, दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होती है। जैसे अगर आप बात करो रिलेटिव एटॉमिक मास की, तो हाइड्रोजन 1 है, जैसे ऑक्सीजन का 16 है ना? नाइट्रोजन का जैसे 14 है। तो ये वैल्यूज़ हमें रिलेटिव एटॉमिक मास से मिलती है। अगर इन्हीं के पीछे जैसे मैं 1 यू लगा दूँ, 16 यू लगा दूँ, 14 यू लगा दूँ, तो ये क्या बन जाएँगे? ये बन जाएँगे एटॉमिक मासेस बन जाएँगे। आई होप आपको एटॉमिक मास में और रिलेटिव एटॉमिक मास में डिफरेंस समझ में आ गया है। उसके बाद हम देखते हैं कि एक्चुअल मास में जो हमने अभी पढ़ा था और एटॉमिक मास के बीच में क्या रिलेशन है। तो आपको अगर एटॉमिक मास निकालना है इन यूनिट स्केल यानी कि एटॉमिक मास यूनिट स्केल, तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक्चुअल मास को 1 यू से डिवाइड कर देना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे हाइड्रोजन का मास निकालना है, मुझे निकालना है मास ऑफ हाइड्रोजन, किसमें? यूनिट यू के स्केल पे। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? हाइड्रोजन के एक्चुअल मास को 1 यू से डिवाइड कर देना पड़ेगा। अब हाइड्रोजन का जो एक्चुअल मास होता है वो होता है 1.66 10 टू पावर माइनस 24 ग्राम। अब आपको पता है यू 1 यू किसके बराबर है? ये है 1.66054 10 टू पावर माइनस 24 के। तो जब आप इसको काटोगे तो इट विल गिव्स यू ए वैल्यू 1.008 यू। तो अब इसका यूनिट यू है। तो देखिए ये भी एक हाइड्रोजन का एटम का मास है, ये भी एक हाइड्रोजन के एटम का मास है। दोनों ही बोथ आर मास ऑफ ए सिंगल हाइड्रोजन एटम। दोनों एक ही हाइड्रोजन एटम के मास हैं। तो डिफरेंस क्या है? दिस इज इन ग्राम स्केल, दिस इज इन ग्राम स्केल और दिस इज इन यूनिफाइड यानी कि यू स्केल। तो दैट इज द ओनली डिफरेंस। आई होप आपको ये बात समझ में आई है। अब तक हमने जो डिस्कशन किया है उसमें हमने ये सीखा कि किस तरीके से रिलेटिव एटॉमिक मास निकालते हैं। बट अभी यहाँ पे कहानी में एक ट्विस्ट आता है, क्योंकि जो मोस्टली एटम्स होते हैं दे एग्जिस्ट इन आइसोटॉप्स, वो आइसोटॉप्स में एग्जिस्ट करते हैं और हमें पता है कि हर आइसोटॉप्स का मास अलग अलग होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कार्बन की ही बात करूं तो कार्बन के 3 आइसोटोप हो सकते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। तो एक का मास 12 है, दूसरे का 13 है, तीसरे का 14 है। तो अब जब हमने रिलेटिव एटॉमिक मास निकाला था तो हमें किसका मास लेना? ये तो क्लियर नहीं है ना। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हम सभी मासेस का एवरेज ले लेते हैं। इसीलिए इसको बोला जाता है एवरेज रिलेटिव एटॉमिक मास। तो बेसिकली अब अगर हम एटॉमिक मास की प्रॉपर डेफिनेशन दें तो एटॉमिक मास जो है किसी भी एलिमेंट का, वो एक्चुअल में क्या होता है? वो एवरेज रिलेटिव एटॉमिक मास होता है उसके एटम्स का। किसके कंपैरिजन में? कार्बन 12 के आइसोटोप के कंपैरिजन में। अब इसको समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे देखिए आपको पता है कि क्लोरीन के 2 आइसोटोप होते हैं, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37। तो 35 का मतलब क्या है? ये इसका मास है, मास इन यू। हम यू में ही लेके चल रहे हैं, ठीक है? और ये भी क्या है? दिस इज आल्सो मास इन यू। जो क्लोरीन 35 होता है वो 3 टाइम्स ज्यादा एग्जिस्ट करता है नेचर में किससे? 37 से। ये 1 टाइम एग्जिस्ट करता है तो ये 3 टाइम एग्जिस्ट करता है। तो अगर मैं इनका एवरेज निकालना है तो मैं क्या करूंगा? ये क्या है? दिस इज अबंडेंस, ये अबंडेंस का रेशियो है। तो मैं अबंडेंस को उनके मास से मल्टीप्लाई कर दूंगा और एवरेज निकाल लूंगा। आपको एवरेज निकालना ही आता है, तो यहां से अगर मैं एवरेज रिलेटिव एटॉमिक मास निकालता हूं तो वो बराबर आएगा, इसको हम ए बार से रिप्रेजेंट करते हैं तो वो आएगा, जैसे क्लोरीन 35 की अबंडेंस है 3, इसको मल्टीप्लाई कर दिया आपने उसके एटॉमिक मास से 35 से, फिर 37 की अबंडेंस है 1, उसको मल्टीप्लाई कर दिया आपने 1 से, सॉरी इसके मॉलिक्यूलर एटॉमिक मास से जो है 37, डिवाइडेड बाय टोटल रेशियो। टोटल रेशियो क्या है? 3 प्लस 1। तो ये वैल्यू जो आएगी दैट कम्स आउट टू बी 30.49 समथिंग। तो हम इसको राउंड ऑफ करके लिखते हैं 35.5। ये आप चेक कर लेना, मैं श्योर नहीं हूं बट हम राउंड ऑफ करके इसको 35.5 लिखते हैं। तो आई होप आपको रिलेटिव एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं वो समझ में आ गया।
अब यही जो एवरेज रिलेटिव एटॉमिक मास है, इसी के साथ अगर आप यू लगा दो, यानी कि इसको यूनिट दे दो, तो वो सिंपली बन जाता है एटॉमिक मास। और ये वही एटॉमिक मास है जो आप पीरियोडिक टेबल में किसी भी एटम के साथ लिए पढ़ते हो, है ना? तो जो भी आप पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक मास देखते हो, तो वो एक्चुअल में क्या है? दैट इज एवरेज रिलेटिव एटॉमिक मास, बट एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ AMU scale or unified atomic mass scale. तो दैट इज द ऑल अबाउट एटॉमिक मास। अब हम ये सीखते हैं कि किस तरीके से आप एवरेज एटॉमिक मास निकाल सकते हो डिफरेंट एलिमेंट्स का। तो अलग-अलग देखो अबंडेंस जो है वो हमें अलग-अलग तरीके से दी हो सकती है। अगर हमें आइसोटोप्स का रेशियो दे रखा है, तब आपको कैसे एवरेज निकालना है और अगर परसेंटेज दे रखी है तो कैसे निकालना है। तो यही हमें अब सीखना है। तो इसके लिए क्या है देखिए, अगर आपको आइसोटोप का रेशियो दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, अगर आपको एवरेज मास निकालना है, तो आप क्या करोगे, समेशन कर दोगे, जो भी आपको रेशियो दे रखा है। मान लो मैं रेशियो को RI से रिप्रेजेंट कर देता हूँ और फिर MI और डिवाइडेड बाय टोटल रेशियो, यानी कि समेशन ऑफ RI। अब RI का मतलब क्या है? RI इज द रेशियो ऑफ एन एटम, और ज़्यादा स्पेसिफिकली आइसोटोप बोल सकते हो, आइसोटोप ऑफ एन एटम। मैं इसको सही से ही लिख देता हूँ। इट इज द रेशियो ऑफ एन आइसोटोप विद एटॉमिक मास MI, है ना? अगर आपको इसको फुल समझना है तो हम क्या करते हैं, समेशन को खोल देते हैं, तो ये किसके बराबर बन जाएगा, R1 M1 प्लस R2 M2 एंड सो ऑन, और नीचे क्या आएगा, R1 प्लस R2 एंड सो ऑन। उसके बाद अगर आपको आइसोटोप क्या दे रखा है परसेंटेज में, तो फिर आप कैसे एवरेज रिलेटिव एटॉमिक मास निकालोगे? तो उसका भी सेम फॉर्मूला है। आपको क्या करना है, आपको परसेंटेज को एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई कर देना है, और नीचे क्योंकि परसेंटेज है, परसेंटेज 100 में से होती है, तो आप 100 से डिवाइड कर दोगे। तो अगेन PIE जो है दैट इज द परसेंटेज ऑफ आइसोटोप विद एटॉमिक मास MI। आई होप आपको ये क्लियर हो गया है। तो इसको अगर आप खोल के लिखना चाहते हो तो ये बन जाएगा P1 M1 P2 M2 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय 100। अब अगर आपको फ्रैक्शन दे रखा है, तो फ्रैक्शन के केस में क्या होगा, फ्रैक्शन किस में से होता है, 1 में से। तो जो रिलेटिव एटॉमिक मास होगा वो बराबर होगा समेशन FI अब FI क्या है, अगेन इट इज द फ्रैक्शन ऑफ आइसोटोप विद एटॉमिक मास MI। अब हम इसको एक ना एग्जांपल लेके क्लियर कर लेते हैं। जैसे मान लो आपके पास एक है आइसोटोप और आपको उसका फ्रैक्शन दिया गया, फ्रैक्शनल अबंडेंस। आपके पास एक न्यूमेरिकल है जिसमें आपको आइसोटोप दिया गया है और उसकी फ्रैक्शनल अबंडेंस दी गई है। आइसोटोप क्या है, 20 नियॉन, 21 नियॉन और 22 नियॉन, और इसका जो फ्रैक्शन है दैट इज 0.9051, सेकंड वाले का है 0.0027 और थर्ड वाले का है 0.0922। आपको पता है कि जब भी कोई चीज फ्रैक्शन दी गई होती है तो उसका टोटल किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो ये तो 1 के बराबर है। अब आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है क्योंकि फ्रैक्शन में दिया है। तो आपको ये पता है कि इसका एटॉमिक मास क्या है, 20, इसका 21, इसका 22। आपको क्या करना है, एटॉमिक मास को उसके फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर देना है और सम कर देना है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, एवरेज एटॉमिक मास आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से एवरेज एटॉमिक मास जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, 20 इंटू में 0.9051, क्योंकि हम कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं, FI MI, और जिसको आप ओपन करोगे तो ये क्या बनता है, F1 M1 F2 M2, यानी कि फ्रैक्शन और इनटू मल्टीप्लाइड बाय देयर एटॉमिक वेट। तो यहाँ पे हम फ्रैक्शन को
मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसके एटॉमिक वेट से। फिर सेकंड वाला 21 इंटू 0.0027 प्लस 22 इंटू 0.0922। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद ये आपके पास आ जाएगा 20.179 यू। तो यानी कि आर्गन का जो एवरेज एटॉमिक मास है वो 20.179 यू है। एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं। देखिए, आपको दिया गया है कि नेचुरली अकरिंग बोरोन जो है, अब नेचुरली अकरिंग का मतलब क्या है? देखिए, किसी भी एटम के एक से ज्यादा आइसोटोप होते हैं, तो जब एटम अपने आइसोटोप्स के साथ एग्जिस्ट करता है उसको उसकी नेचुरल अकरिंग फॉर्म बोलते हैं। कभी भी कोई आइसोटोप अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता, उसको हम बाद में सेपरेट कर सकते हैं, बट नेचर में वो हमें मिक्स्ड फॉर्म में ही मिलता है, इसलिए उसको उसकी नेचुरल अकरिंग फॉर्म बोला जाता है। तो बोरोन जो है वो दो आइसोटोप्स में एग्जिस्ट करता है, 10.01 और 11.01। जो नेचुरल बोरोन है उसका एटॉमिक मास है 10.81। तो आपको हर आइसोटोप की परसेंटेज निकालनी है। तो अगर मैं इसको मान लूं x, तो ये क्या बन जाएगा? क्योंकि परसेंटेज है तो ये क्या बन जाएगा? 100 माइनस एक्स। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं लेट द परसेंटेज ऑफ द आइसोटोप विथ atomic mass with atomic mass 10.01 is equal to x। तो परसेंटेज ऑफ आइसोटोप विद एटॉमिक मास 11.01 विल बी 100 माइनस एक्स, क्योंकि परसेंटेज 100 में से है। तो अगर एक एक्स है तो दूसरा क्या हो जाएगा? 100 माइनस एक्स हो जाएगा। आपको इतना क्लियर हो गया है? अब हमें दिया हुआ है एवरेज रिलेटिव एटॉमिक मास दिया हुआ है, मीन्स क्योंकि ये नेचुरल अकरिंग फॉर्म है तो इट मीन्स ये एवरेज दिया गया है। तो एवरेज जो है आपके पास है 10.81। अब अगर हम फॉर्मूला लगाएं परसेंटेज वाला तो आसानी से सोल्व कर सकते हैं। अब ये देखिए, ये इसका मास है, ये इसकी अबंडेंस है। तो मैं क्या करता हूँ, एटॉमिक मास को अबंडेंस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, प्लस दूसरे वाले के एटॉमिक मास को उसकी अबंडेंस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, प्लस 11.01 इंटू 100 माइनस एक्स, और डिवाइड में अगर मैं कर देता हूँ 100, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा रिलेटिव एटॉमिक मास, और जो किसके बराबर है? 10.81 के बराबर है। तो अगर हम डायरेक्ट इसको सोल्व करते हैं तो ये आ जाएगा आपके पास 10.01 एक्स प्लस 1101 माइनस 11.01 एक्स, और इसको मैं इधर ले आता हूँ तो ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो बन जाएगा 1081। अब यहाँ से देखिए, इसमें से इसको माइनस कर देता हूँ तो आपके पास क्या बचेगा? माइनस एक्स। इसको मैं इधर ले आके माइनस कर देता हूँ तो 1081 में से 1101 जाएगा, यानी कि तो दैट कम्स आउट टू भी -20। तो माइनस से माइनस चला गया तो यहाँ से x की वैल्यू जो आ गई है वो आ गया आपके पास 20। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि वो आइसोटोप जिसका मास 10.01 था उसकी परसेंटेज 20 है, और दूसरे वाले की ऑब्वियसली 100 माइनस 20 कितना आ जाएगा? 80%। तो ये इजी पीजी न्यूमेरिकल था। फिर उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ग्राम एटॉमिक मास, और ग्राम एटम और मोलर मास, आप किसी भी नाम से इसको पुकार सकते हो। अब इसका मतलब क्या है? तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जब भी हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो इसको हम ग्राम पर मोल में रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे ग्राम पर मोल आप लिख लो, तो इसका यूनिट है ग्राम पर मोल, या कई बार हम यूजुअली इसको ग्राम में भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब इसका मतलब क्या है? तो ये क्या है? इट इज द मास ऑफ वन मोल ऑफ एटम। अब ये मोल क्या चीज है, तो इसके बारे में हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अ, आज मोल को डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, आज हम मोल के बारे में थोड़ा सा जिक्र करेंगे ताकि आपको जो ग्राम एटॉमिक मास है वो क्लियर हो जाए। तो देखिए, मोल क्या होता है? जैसे हमें पता है कि एक डजन जो है कोई चीज, अगर एक दर्जन है तो उसमें कितने पार्टिकल होते हैं? 12, यानी कि 12 चीजें होती हैं। इसी तरीके से अगर एक पेयर की बात करूं तो उसमें क्या होता है? दो चीजें होती हैं, है ना? अब यहां से
इसी तरीके से अगर मैं 1 मोल की बात करूँ, तो उसमें 6.022 10⁻23 चीज़ें होती हैं। ठीक है? चीज़ें मतलब एंटिटीज़, कोई भी चीज़, एंटिटीज़। जैसे 1 दर्जन में कोई भी चीज़ हो सकती है 12, जैसे 12 पेन्स, 12 कॉपीज़, 12 पैंट्स, 12 शर्ट्स, एनीथिंग, तो उसको हम बोल देते हैं 1 दर्जन। इसी तरीके से अगर कोई 2 चीज़ हैं, ठीक है? उसको हम बोल देते हैं 1 पेयर, जैसे 1 पेयर ऑफ शूज़, 1 पेयर ऑफ पेन, एनीथिंग। इसी तरीके से अगर इतनी सारी चीज़ें हैं, तो उसको हम बोल देते हैं 1 मोल। तो इतनी सारी चीज़ें कुछ भी हो सकती हैं, दे मे बी पेन, दे मे बी कॉपी, दे मे बी एटम्स, दे मे बी आयन्स, दे मे बी इलेक्ट्रॉन्स, एनीथिंग। तो कोई भी इतनी चीज़ वो क्या कहलाती है? 1 मोल की। और इस संख्या को हम बोलते हैं अवोगैड्रोस नंबर। ये आपको याद रखना है, जिसको हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये अवोगैड्रो नंबर है। तो यानी कि अगर कोई चीज़ अवोगैड्रो नंबर के बराबर है, यानी कि उसमें इतने नंबर्स हैं, तब आप उसको बोल देते हो 1 मोल। आई थिंक आपको क्लियर हुआ। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 मोल हाइड्रोजन एटम्स में कितने एटम्स होंगे, तो आपका जवाब क्या होगा? 6.022 10⁻23 एटम्स। अगर यही मैं पूछूं आपसे कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल पूछूं, मॉलिक्यूल, तो उसमें भी क्या होंगे? 6.022 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे, क्योंकि मैं मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा हूं, है ना? अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 1 मोल में अगर इलेक्ट्रॉन की बात करूं, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब है 6.022 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स। अगर मैं 1 मोल प्रोटॉन्स की बात करूं, तो प्रोटॉन भी कितने होंगे? वो भी इतने ही होंगे। तो आई होप आपको 1 मोल पता चल गया होगा कि 1 मोल वो है जिसमें 6.022 10⁻23 एटम्स होते हैं। अब अगर इतने एटम्स का मास ले लिया जाए, मीन्स अगर हम 6.022 10⁻23 एटम्स का मास ले लेते हैं, तब आप उसको क्या बोल देते हो? उसको बोल देते हो ग्राम एटॉमिक मास या मोलर मास। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो यानी कि देखिए, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मास ऑफ 6.022 10⁻23 एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के इतने एटम्स का मास अगर आपने ले लिया, तो दैट इज नोन एज 1 ग्राम एटम। उसको हम 1 ग्राम एटम बोलते हैं, या उसको बोलते हैं हम उसका ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, या फिर उसको बोलते हैं मोलर मास। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, देखो यहाँ पे मोल लग गया ना साथ में मास के, तो इसका मतलब मोलर मास मतलब 1 मोल का मास, बड़ा सिंपल लेमन लैंग्वेज में। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हुई अभी यहाँ पे। अब जैसे अगर हम इसको एक एग्जांपल से लेके समझें, अभी थोड़ी देर पहले हमने ये बात की थी मास ऑफ सिंगल एटम ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि एब्सोल्यूट मास की बात की थी। तो कितना था? वो था 6.06, सॉरी इट इज 1.66, 2 फिगर तक ही लिखते हैं, -10⁻24 ग्राम। आई होप आपको ध्यान है कि इतना था। अब अगर मैं इसको सिंगल एटम के मास को किससे मल्टीप्लाई कर दूं? 1 मोल से, यानी कि अवोगाद्रो नंबर से, तो देखिए अपने पास क्या आ जाएगा। तो मैं मास निकाल सकता हूं 1 मोल का, मास ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। कैसे निकालूंगा 1 मोल का मास? क्या करना पड़ेगा? मैं लिख लूंगा मास ऑफ सिंगल एटम इनटू में क्या कर दूंगा? अवोगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो सिंगल एटम का मास क्या है? 1.66 10⁻24, और अवोगाड्रो नंबर आपके पास 6.022 10⁻23। अब अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, तो देखिए आपके पास क्या आएगा। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 10,
और 10 - 1, तो कुल मिला के दिस कम्स आउट टू बी 1। तो ये किसके बराबर आ गया? 1 के बराबर आ गया। 1, और इसका यूनिट क्या लिखोगे आप? 1 ग्राम पर मोल। तो इसका मतलब क्या है कि 1 मोल का मास 1 ग्राम है। इसी तरीके से अगर आप ऑक्सीजन का निकालोगे तो ऑक्सीजन का आएगा 16 ग्राम पर मोल। तो इसका मतलब क्या है? इट मीन्स 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन atoms have a mass equal to 16 ग्राम। अब आपको थोड़ा-सा ना देख के अचंभा हुआ होगा कि जब हम एटॉमिक मास पढ़ रहे थे, यानी कि रिलेटिव एटॉमिक मास को यूनिफाइड स्केल पे रिप्रेजेंट किया था, तब भी ऑक्सीजन का मास यही था, हाइड्रोजन का मास भी यही था। दिस इज द ब्यूटी ऑफ द केमिस्ट्री और आर्ट साइंटिस्ट कि उन्होंने स्केल्स को कुछ इस तरीके से बनाया, यानी कि अवोगाड्रो नंबर को कुछ इस तरीके से डिस्कवर किया कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो सब में सेम है। यानी कि आप अगर देखो, अब अगर हम कंक्लूजन निकालें तो कुछ आप इस तरीके से कंक्लूजन निकाल सकते हो। हमने सबसे पहले पढ़ा रिलेटिव एटॉमिक मास, एक पढ़ा हमने रिलेटिव एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, इसको हम एवरेज रिलेटिव एटॉमिक मास ही लेके चल लेते हैं। फिर हमने पढ़ा एब्सोल्यूट मास, फिर हमने पढ़ा एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, फिर अभी हमने पढ़ा ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है जी। अब इनको कंपेयर करते हैं एक बार। तो रिलेटिव जो है एवरेज रिलेटिव एटॉमिक मास, वो क्या था? दैट इज ओनली एवरेज मास एंड इट इज कंपेरेटिव मास। ये एवरेज था और कंपेरेटिव था। कंपेरेटिव विद रिस्पेक्ट टू कार्बन 12 के रिस्पेक्ट में, और इसका कोई यूनिट नहीं था, नो यूनिट। तो यहाँ पे कंपेयर इस तरीके से किया गया था कि कार्बन का मास, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑलमोस्ट 1 आया था, फिर ऑक्सीजन का 16 आ रहा था, कार्बन का 12 आ रहा था स्केल पे, नाइट्रोजन का जैसे 14 आ रहा था। मतलब ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, ये कार्बन है, ये नाइट्रोजन है, एक एग्जांपल के तौर पे ले रहे हैं। फिर आपने निकाला एब्सोल्यूट मास। तो एब्सोल्यूट मास क्या था? दिस इज द मास ऑफ सिंगल एटम, जो कि एग्जैक्ट मास है। ये क्या होता है? दिस इज एग्जैक्ट मास होता है, जो हम इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं। और इसका यूनिट क्या था? इसका यूनिट था ग्राम। अब जब हमने एवरेज एटॉमिक मास के पीछे कौन सा यूनिट लगा दिया? यू, और एएमयू लगा दिया, तो उसी को हमने बोल दिया एटॉमिक मास। हालांकि दोनों अलग हैं, बट मैं ये क्यों बोलना चाह रहा हूं ऐसा? क्योंकि इनकी वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है। तो यहाँ पे भी अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो उसका मास है 1 यू, अगर ऑक्सीजन की बात करूं तो 16 यू, अगर कार्बन की बात करूं तो 12 यू, और फिर नाइट्रोजन की बात करूं तो 14 यू। तो ये इस स्केल पे आ गया, एएमयू स्केल पे। फिर इसी को हमने रिप्रेजेंट कर दिया ग्राम में, तो ये बन गया आपका ग्राम एटॉमिक मास। और यहाँ पे भी इंटरेस्टिंगली हाइड्रोजन का मास है 1 ग्राम पर मोल, फिर ऑक्सीजन का है 16 ग्राम पर मोल, फिर कार्बन का है 12 ग्राम पर मोल, नाइट्रोजन का है 14 ग्राम पर मोल, एंड सो ऑन। तो कहने का मतलब क्या है? जब भी आप एवरेज रिलेटिव एटॉमिक मास का स्केल देखोगे, एटॉमिक मास का स्केल देखोगे, ग्राम एटॉमिक मास का स्केल देखोगे, सब में न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, बट एवरी मास हैज देयर ओन मीनिंग। सबका अपना अपना मतलब मीनिंग है, सबका अपना अपना मतलब है। यहाँ पे ये मास जो है वो किसका मास है? 1 मोल ऑफ एटम्स का मास है। जो ये वाला मास है वो भी एक एटम का मास होता है, ये भी एक एटम का मास होता है, और ये भी एक एटम का मास होता है। तो सब, यानी कि पहले 3 वाले एक एटम के मास हैं, और मोलर मास जो है वो 1 मोल एटम्स का मास है। सब में स्केल जो है वो
डिफरेंट है।